टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं इसके बारे में क्लियर कर दूं, वो खाली डिफेंस सर्विसेज के लिए ही नहीं, वो किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए लागू की जा सकती है। जो 3 साल या 4 साल का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि हमारे यूथ जो सालों साल से तैयारी कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, उनका ड्रीम था कि वो फौज में जा करके देश की सेवा करेंगे। चारों तरफ हमारे दोस्त कम हैं, दुश्मन ही ज़्यादा हैं। चाइना को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, बांग्लादेश ले लें। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपने विचार रखने जा रहा हूं, जो कि देश के लिए, समाज के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से विभिन्न कारणों के तहत हमारे जो टॉप के मिलिट्री लीडर्स हैं, हमारे जो अपने देश के नेता हैं, यूँ कहें कि गवर्नमेंट है, वो कुछ कंसर्न हुई है इकोनॉमी को लेकर के। तो उसमें एक फैक्टर टूर ऑफ ड्यूटी का आया है, जो कि ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ डिफेंस सर्विसेज को लेके है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी देश के लिए समाज, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। इसके बगैर हम एक संरचना को एक व्यवहारिक तरीके पे मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं, और ये तीनों ही जो हमारे अंग हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं इसके बारे में क्लियर कर दूं, वो खाली डिफेंस सर्विसेज के लिए ही नहीं, वो किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए लागू की जा सकती है। लेकिन कंसर्न क्यों आया? क्योंकि डिफेंस में जो लोग सर्विस करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, अपना गोल्डन टाइम, अपनी जवानी का जो समय देते हैं देश की सुरक्षा के लिए और देशभक्ति की भावना के साथ जो काम करते हैं, ये उससे कंसर्न है। अपना गोल्डन टाइम दे करके जब वो जाते हैं तो ये समाज का, देश का कर्तव्य है कि उनका अच्छे से लुक आफ्टर किया जाए। दूसरी सर्विसेज से इसकी बराबरी डिफेंस की नहीं की जा सकती। मैं डिफेंस पर ही फोकस कर रहा हूँ। और साथ ही अब इसका जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि पिछले कोरोना काल से लेकर के और पहले से जो हमारे नौजवान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए पूरे उल्लास के साथ अपनी तैयारी कर रहे थे, उस पर ब्रेक लगा विभिन्न कारणों से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से और कोरोना की वजह से। और साथ में एक कॉन्सेप्ट ये लाया गया कि आप जो है डिफेंस के बजट को कम करें। तो जहां एक चीज मैं देख रहा हूं कि नए नए साजो सामान चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी हमें चाहिए विश्व स्तर पे, और बड़े बड़े देशों में जो बड़े बड़ी सुपर पावर्स हैं उनके एट पार रहने के लिए वो रिक्वायर्ड है। लेकिन साथ में जो एचआर कंसर्न है, जो हमारी मैन पावर है, उसकी तरफ कटौती का इशारा किया जा रहा है कि शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, उस पर काफी काम भी चल रहा है। टूर ऑफ ड्यूटी में जो 3 साल या 4 साल का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि हमारे यूथ जो सालों साल से तैयारी कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, उनका ड्रीम था कि वो फौज में जा करके देश की सेवा करेंगे। और कहीं कहीं तो ट्रेडिशनल है, कुछ स्टेट्स हैं जो कि टोटल जाने ही जाते हैं कि नहीं, वो उनके मतलब फोर फादर से, पूर्वजों से लेके अभी तक की जो परंपरा रही है, वो डिफेंस फोर्सेस में अपनी भागीदारी देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और अपनी सेवाएं पूरी करके आते हैं, और उसके टर्न में समाज, देश उनको सुविधाएं देता है पेंशन की। वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि जवानी और फिटनेस ये पैरामाउंट रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, और हर समय पे फिट होना, हर जगह के लिए फिट होना, ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रंट में आने के लिए। जैसा कि हमारी भौगोलिक स्थिति पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे चारों तरफ हमारे दोस्त कम हैं, दुश्मन ही ज़्यादा हैं। चाइना को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, बांग्लादेश ले लें, ये सारे मतलब के हिसाब से तो हमारे साथ में हैं, लेकिन इंटरनली जो इनकी सारी समस्याएं चल रही हैं, जो ये चाह रहे हैं, और जो इस अंतर विरोध भारत के प्रति इनका है, वो जग जाहिर है। टूर ऑफ ड्यूटी में आप
एक यूथ को लेते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको स्किल देते हैं और उसके बाद 3 साल के बाद उसको आप सेवा मुक्त कर देते हैं। तो वो एक अच्छी बात है कि आपने बेसिक सिखलाई करी, लेकिन मैं एक हमारा जो तजुर्बा है 30 से 31 साल का, जब तक आप कुछ सीखते हैं, जब तक आप कुछ करने की स्थिति में होते हैं, टाइम टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेज में होते हैं, ट्रेनिंग में होते हैं, तो आपको रिन्यूअल की जरूरत होती है और एक समय के बाद आपके पास एक्सपीरियंस आता है। तो अदर देन ऑफिसर्स कैडर के लिए इस चीज को कंसेप्ट में लाना कि हमारे जवान 3 साल के बाद कुछ उसमें से रख लिए जाएंगे और करीब बाकी को जो है सेवा मुक्त किया जाएगा और कुछ लमसम पैकेज दे करके, हैंडसम उनको मनी बैक दे करके। तो क्या वो जो पैसा मिलेगा, वह जो अमाउंट मिलेगा, क्या उसके लिए वो कहीं से पहले ही तैयार कर लिए जाएंगे कि आप जाके ये काम करेंगे? तो उसमें दिक्कत क्या आने वाली है कि वो फौज की ट्रेनिंग पे फोकस करें या अपने अनिश्चित भविष्य की चिंता करें कि 18-17 साल में जो बच्चा आ जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी में, हमेशा उसको चिंता लगी रहेगी कि हमारा भविष्य क्या होगा, आप क्या चाह रहे हैं या हम क्या चाह रहे हैं, हमारा देश क्या चाह रहा है, कि उस चीज को सिर्फ वो पेंशन न देनी पड़े तो लंबी समय 15 साल तक सेवा न कराई जाए उनकी, जबकि बेस्ट ट्रेंड होकर के 3-4 साल में तो उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है। उसके बाद वो प्रोफेशनल रास्ते पे आते हैं। प्रोफेशनल रास्ते में आने के बाद वो बेस्ट जब देने की स्थिति में होते हैं, तो उससे बहुत पहले ही उनको वहां से कट ऑफ करके और वहां से कहा जाता है कि आप जाके अपने से कुछ काम खुद करिए। तो अच्छी बात है, ये विदेशों की तरह बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे ठीक है, अच्छी बात है। उनको तैयार करके हम बाहर भेज दें और बाहर उनको एब्जॉर्व कर लिया जाए दूसरे डिपार्टमेंट्स में। इसकी सिक्योरिटी हमें देनी होगी। किसी यूथ के साथ में, नौजवानों के साथ में हम इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उनके भविष्य की चिंता हमें भी होनी चाहिए और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो हमारा यूथ तैयारी कर रहा था पिछले 2-2.5 साल से, और अब इस प्लान के तहत जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो मैं इस शर्त पे इस चीज़ का स्वागत करता हूं कि अगर आप उनको कम से कम मिनिमम 7 टू 10 ईयर्स का स्पैन रखिए और उसके बाद में जो गवर्नमेंट की दूसरी शाखाएं हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं, उनको एज ए फीडर कैडर उनको जो वहाँ पे एब्जॉर्व करिए। वो ट्रेंड होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और वहीं से वहीं उनको जो है आप एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। अच्छी बात। जब आप एक हैंडसम पैकेज देने की तैयारी में हैं कि 3 साल वो काम कर लेगा, उसके बाद हम कुछ पैसे दे करके, तो ये थोड़े टाइम का कंसोलेशन, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करेगा? कौन उसको गाइड करेगा कि आप किस इंडस्ट्री में जाएँगे, कैसे इंडस्ट्री लगाएँगे, तो उसको दोबारा फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तब तक समाज की पारिवारिक रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उस फंड का यूटिलाइजेशन क्या होगा? तो ये मैंने आपको सोशल एस्पेक्ट पे अपने विचार व्यक्त किए कि इसका सोशल असर ऐसा होगा। अब आते हैं डिफेंस, जो कि पैरामाउंट है। डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है, सुरक्षा की रिक्वायरमेंट है, हर देश, हर समाज, हर व्यक्ति सुरक्षा पहले चाहता है। इवन बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स, सिक्योरिटी के बगैर कहीं कुछ चलता नहीं है। तो अगर हम हमारे देश की सुरक्षा की बात करें, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा जो एचआर अवेलेबल हमारे पास में है, उसका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और ज़्यादातर जो फिट लोग हैं, यंग हैं, फिट हैं और उस ब्रैकेट में आते हैं, उनको ज़रूर सेवा का मौका देना चाहिए सुरक्षा में, जो उसके पैरामीटर्स पास करते हैं, और एक ट्रेनिंग दे करके उनको डिप्लॉयमेंट के तौर पे उनका अनुभव उसमें आ जाए और अनुभव आने के बाद में वो फिर साथ में कदम से कदम मिला करके काम करें। ये हमारी रिक्वायरमेंट है और एक प्रोफेशनल होना, अनुभव के साथ में होना, तभी हम जाके अपना रण कौशल जो है वो हम दिखा सकते हैं। जहाँ डाइवर्सिटी इतनी चल रही हो, जहाँ इंटरनल सिक्योरिटी की इतनी क्राइसिस चल रही हो, जहाँ आतंकवाद का बोलबाला चल रहा हो, और उसके साथ साथ जो हमारे देश हैं वो हमारे सर पे खड़े होकर के जब कभी चाहते हैं कुछ ना कुछ करने की हिमाकत रखते हों, ग्राउंड सीमाएं हमारी और समुद्री सीमाएं हमारी बृहत हों, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश हो, तो ऐसे में हमें मैन पावर की, ट्रेंड मैन पावर की, अनुभवी मैन पावर की हमेशा जरूरत होनी चाहिए और ये रिक्वायरमेंट है। अब आती है बात सार्ट सर्विस कमीशन की। वहाँ पे तर्क दिया जाता है क्योंकि लीडरशिप को बड़ा अच्छा ट्रेंड होना चाहिए और उनको 10 से 15 साल, इवन 60% लोग उसमें ऑब्जर्व होकर परमानेंट कमीशन पे आ जाते हैं लीडरशिप की। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक देश ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ट्रेनिंग दे, फिट करे, अपने देश के रणकौशल सिखाए, उनके गुर सिखाए और उसके बाद में उनकी सेवाओं का लाभ न लिया जाए।
तो उनकी रिक्वायरमेंट तो कहा जाता है कि नहीं, लीडरशिप को तो ट्रेंड होना चाहिए लंबे समय तक, तरह-तरह कोर्स कराए जाने चाहिए, तरह-तरह की उनको स्किल डालनी चाहिए। तो आप से और देश से, समाज से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या एक ट्रेंड लीडर वो तो हो गया, क्या उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले, जहाँ 3:98 का रेशियो हो, 3% लीडरशिप हो, 98% जो है उनके आदेश पे, उनके गाइडेंस में काम करने वाले लोग हों, तो क्या उनको एट पार ट्रेंड नहीं होना चाहिए? एट पार अनुभवी नहीं होना चाहिए? आप पीछे की अगर देखें, हम इतिहास की बातें करें, तो सेनाएँ हमेशा परमानेंट और परफेक्ट होती थी, और अभी भी वो कॉन्सेप्ट है। और हमेशा सिक्योरिटी में पुराने अनुभवी लोगों को ही बुला के सलाह-मशविरा और लड़ाई में उनको नियुक्त किया जाता है। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना, किसी फाइनेंशियल, हमें बड़ा अजीब-सा लगता है कि खाली इस बात पे कि पेंशन देना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि उस पेंशन देने के बदले में आप उनसे क्या ले रहे हैं? आप कितना सिक्योर होके काम करने जा रहे हैं? आपके अंदर इतना भरोसा है कि हमारे पास तजुर्बेदार सेना है। तो ये कोर ऑफ ड्यूटी के अंदर जो अभी जो मैंने समझा है, अब ये फाइनल चीज़ नहीं हुई है, लेकिन समय-समय पर अपने विचार मैं देता रहूँगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है कोई प्लान आया है किसी चीज़ को, लेकिन जब एक तरह से ये बताया जा रहा है कि बाकी सब डिपार्टमेंट्स में काम चल रहे हैं, वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, वहाँ पे कोई कटनी-छटनी नहीं हो रही, तो हमेशा डिफेंस को ही एक सामने लेकर के खाली आप साजो-सामान और नए-नए हथियार, नए-नए इक्विपमेंट ला करके अगर आप सोचते हैं कि लड़ाइयाँ हमारे काबू में आ जाएँगी, खाली रिमोट से बैठ के हम लड़ाइयाँ लड़ लेंगे, तो ये याद रखना होगा कि हमको ज़मीन पे होना होगा, हमको ग्राउंड में होना होगा, ग्राउंड में हमको टेक ओवर करना होगा, ग्राउंड में कब्जा करके अपना झंडा फहराना होगा, उसमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी ट्रेन्ड मैन पावर, एक्सपीरियंस्ड मैन पावर की। तो मेरा ये कहना है कि इकोनॉमी की जो बात आ रही है, इकोनॉमी तभी सस्टेन कर पाएगी जब हमारे पास सुरक्षात्मक वातावरण हो। आज की डेट में जो कुछ बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर की कंपनियाँ आ रही हैं, यहाँ का सुरक्षा का वातावरण है कि भारत एक सक्षम देश है, और सक्षम देश होने के नाते कोई उसको आँख नहीं दिखा सकता, कोई इसको कमज़ोर नहीं कर सकता, और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो गारंटी है। तो उस गारंटी को मेंटेन करने के लिए हमारे नौजवानों को, हमारे नवयुवकों को, जो कि बिल्कुल फुल अपनी यूथफुलनेस में हैं, और अपने कमिटमेंट में हैं, और अपने एक इरादे में हैं, और सालों साल से जो तैयारियां कर रहे हैं, गांव में, गंगा के किनारे रेत में, और जो उन्होंने फिट किया है कि हम इतने फिट हो जाएं कि दुश्मन के सामने हम एक राख बन के हमेशा खड़े रहें। और उस फिटनेस के साथ में जब उनको भर्ती किया जाता है, उनकी फिटनेस के बाद फिट पाए जाते हैं, तब हर कोई तो आता नहीं है। फिट होने के बाद में बौद्धिक क्षमता के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार मेडिकली अगर फिट होते हैं, वही व्यक्ति यूनिफॉर्म पहनने का हकदार होता है। अब बात कहीं-कहीं चैनल्स में ऐसी भी आई है, जो थोड़ा-सा मुझे तकलीफ दे रही है, कि अब सबको यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, यूनिफॉर्म एक फैसिनेशन नहीं है, एक फैशन नहीं है। यूनिफॉर्म एक जज़्बा है। यूनिफॉर्म एक साथ लेके चलने का फ़ोर्स को एकीकृत करता है। एक मिशन, एक लोगो, एक निशान पे चलता है और काम करता है। शायद ये नहीं मालूम है कि साइकोलॉजिकली और इमोशनली ट्रुप्स, जवान कितना अटैच रहते हैं एक-दूसरे के साथ में। एक उनके रीजन के हिसाब से रेजिमेंट्स बनती हैं, उनके एक नारे होते हैं, और इतनी बॉन्डिंग होती है कि एक-दूसरे के लिए वो जान देते हैं, देश के लिए जान देते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, ये इतिहास है। तो ये छोटा टाइम हमारे ख्याल में जो डिफेंस के लिए 3 साल, 4 साल का है, ये कम है। टूर ऑफ ड्यूटी में कम से कम 10 साल का रखना चाहिए टारगेट, जिससे आप उनकी सेवाएँ भी ले सकें, और उनके यूथ में, मतलब यूथफुलनेस के साथ जब वो यहाँ से उनको बाय-बाय कहा जाता है गुड पैकेज के साथ में, तो ये ज़िम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए, समाज की होनी चाहिए, कि उनको बाकी डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार रहे, और वहीं से वहीं 1 साल पहले से तैयारी हो जाए कि जैसे-जैसे जब-जब निकलेंगे, जाके दूसरी जगह पे जॉइन करेंगे और अपनी काबिलियत के हिसाब से वहाँ पे सेवाएँ देंगे। और अगर खाली सिक्योरिटी कंसर्न की भाई सिक्योरिटी ही की ही सेवाएँ ली जाएँ, हमें तो और भी काम चाहिए, तो उसी पर्टिकुलर टाइम में उनको 1 साल के लिए ओरिएंटेशन में, उस डिपार्टमेंट के तहत डेपुटेशन में या अटैचमेंट दे करके उनको सर्विस के दौरान वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद उनको वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाए। एक बेटर सॉल्यूशन है। और कभी भी हमें अपने जवानों का मनोबल तोड़ना तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ाना चाहिए। 3-4 साल के लिए आप कहते हैं 3-4 साल हवा में यूँ निकल जाते हैं, तो उस टाइम तक हम क्या उनको सिखा पाएँगे?
वो तब तक ABCD भी इतनी समझ नहीं पाएंगे। तो जितना उनका लीडर चाहता है कि उसकी ट्रेनिंग रहे, ओरिएंटेशन रहे और उसको जो है जो विश्व में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग रहे और अपडेट रहे, तो साथ में जो 98% ग्राउंड फोर्स है, मतलब जो जवान हैं, उनको भी उसी लेवल पे स्किल्ड होना पड़ेगा, उसी लेवल पे ट्रेंड होना पड़ेगा, जिससे कि जब उनके कमांडर उनको आदेशित करें, उनके लीडर्स उनको आदेशित करें, तो उस चीज़ की ट्यूनिंग रहे और उस चीज़ को ग्राउंड पे वो कर पाएँ। तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक और आर्थिक, अगर हम ये मानते भी हैं कि इसमें हम पेंशन के रूप में उनको हम दे रहे हैं, तब दे रहे हैं जब हमको कहीं एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं, कहीं दूसरे डिपार्टमेंट्स में दे नहीं पा रहे हैं, तब पेंशन की नौबत आएगी। ये क्लास ज़रूर रखा जा सकता है कि जैसे अभी तक क्या होता है कि 15 साल की नौकरी हुई और उसके बाद में उन पेंशन के हकदार हो गए, तो पेंशन भी लिया और 15 साल में रिटायरमेंट हुआ, तो दूसरे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जाके काम भी कर रहे हैं, वहाँ की सैलरी भी ली जा रही है। ये अभी तक का परिप्रेक्ष्य था। तो इसमें मेरा सुझाव है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कि जब 15 साल के बाद आप उनको दूसरे गवर्नमेंट के जॉब में एट पार दे सकते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इस पर सोचा जा सकता है कि भाई आपको जब तनख्वाह मिल रही है तो पेंशन इसमें या उसके बराबरी में जो कुछ आप वन टाइम इमोल्यूमेंट दे देते हैं, तो जिससे उनका आगे की राह आसान हो जाए और आसानी से काम कर सकें। ये बौद्धिक स्तर जो आपका मोरल है, मोरल का लड़ाइयाँ हमेशा हथियारों से और बड़े-बड़े इक्विपमेंट से नहीं जीती जा सकती हैं। आपने अभी अफ़गानिस्तान का किस्सा देखा होगा। अमेरिकन्स जो कि एक नंबर 1 फ़ोर्स मानी जाती है विश्व के अंदर, अपने अरबों के हथियार साज़ो-सामान कहाँ पे? कोई एक प्रॉपर लड़ाई नहीं हो रही थी वहाँ अफ़गानिस्तान में, छद्म युद्ध हो रहा था और उन आतताइयों का गुट था, उससे भाग करके वो हथियार छोड़ के वहाँ से आ गए। तो अब बताइए कि वो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर सारी चीज़ों को बैलेंस होके देखना पड़ेगा। कोई एक निर्णय लेने से पहले पुराने अध्ययन सारे देखने पड़ेंगे। इवन हमारे पास तो इतना बड़ा इतिहास है, पुरातन काल से लेकर के, महाभारत काल से लेकर के, रामायण काल से लेकर के, कि किस तरह से सेनाएँ होती थी, कैसे उनको सँभाल के रखा जाता था, कैसे इंटैक्ट रखा जाता था और कैसे एक साथ छावनियों में वो लोग रहते थे, जब तक वो फिट होके लड़ते थे। और ऐज पाने पे उनके जो अनुभवी नेता होते थे, उसको लीड करते थे और अच्छे से सामंजस्य बना रहता था और अच्छे से एक-दूसरे की ट्यूनिंग रहती थी। मरने-मारने के लिए साथ में सब तैयार रहते थे और एकजुट होके धावा बोला जाता था, एकजुट होकर के कब्ज़ा किया जाता था। बड़े से बड़ी सेनाओं को हराने में हमारी सेनाएँ यहाँ की सक्षम रही हैं, तो वो इतिहास है हमारा। तो उसके पीछे मनोबल और साथ में इमोशंस, साथ में रिश्तों का बल, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पलटनें साथ-साथ रहती हैं। जो जवान एक बार भर्ती हुआ रिटायरमेंट तक साथ रहता है, उसका अफ़सर साथ रहता है, उसके उन्हीं में से लोग आगे आके जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स बनते हैं, जो कि उनको मिडिल लेवल लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक व्यक्ति एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए एकदम ट्यून्ड है कि कौन-सा बंदा कहाँ पे फिट है, किसको कहाँ पे लगाया जाएगा। मेरा यही कहना है कि ये टूर ऑफ ड्यूटी को थोड़ा-सा वेल थॉट प्रोसेस में डाल करके, इसको अच्छे से और तमाम सारे इसमें और विचार-विमर्श करके उन भविष्य की चिंता करते हुए, उनके सेटलमेंट को ध्यान में रखते हुए, उनकी चिंताओं को पहले ही दूर कर देना है कि 4 साल हम रख रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे ये काम करेंगे, आपकी क्षमता के अनुसार और आपको हम डिप्राइव नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार हाथ पकड़ के हाथ छोड़ देना, कुछ पैसे दे करके, वो तो हमारे ख्याल में उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा ना, समाज के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं अनुरोध करूँगा कि इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और अपने एस्पिरेंट साथियों से, अपने नवयुवकों से, जो पिछले कई सालों से फ़ोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हैं, अब मौका आया है, वो जॉइन करें। हम उनके सेंटिमेंट्स को समझते हैं, हम उनके साथ में हैं और हर सपोर्ट करने के लिए, हर सलाह देने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर मामला आता है, जैसा भी डिसीज़न होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, मनोबल को बढ़ाते हुए उसमें वो शामिल हों और ज़रूर जॉइन करें। 60 सर्विस कमीशन की मैंने बात करी थी, 60 सर्विस कमीशन भी 5 साल से शुरू होकर के 15 साल तक का समय उसमें दिया जाता है, सबको दिया जाता है उसमें। तो इसमें बीच की स्क्रीनिंग लेवल में, बीच की स्क्रीनिंग लेवल का जो मतलब है, तो वो एक 2-3% की संख्या होती है जो लीडरशिप की है, रिक्वायर्ड है। तो उसके बीच में उनको रोक करके, क्योंकि हमेशा कमी दिखाई जाती है कि कम हैं और नहीं हो पा रहे हैं, किस वजह से नहीं पूरे हो पा रहे हैं, मैं तो बड़ा ताज्जुब मान रहा हूँ, इतना हमारे पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा हमारे पास में, इतने सक्षम लोग हैं, फिर भी वो कमी हमेशा जो है बैकलॉग में रहती है और उस पे बात हमेशा की जाती है कि नहीं हमारे पास कम है, पूरे नहीं हो रहे हैं। क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं? इसके लिए जवाबदेह कौन है? प्लानिंग जवाबदेह है या हम उनको प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं या उनका हम लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे हैं? तो
ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, इन चीज़ों को हमें हल करना होगा, क्योंकि जब भी आप बात करेंगे, मैं बाकी डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कमिटमेंट हर जगह पे है। लेकिन जहाँ तक डिफेंस की बात आती है, डिफेंस फोर्सेज़ की बात आती है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स की बात आती है, तो वहाँ के लिए ज़रूरी है कि जवानों का, जो लोग उसमें आ रहे हैं स्वेच्छा से आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ सब लोग सॉफ्ट कॉर्नर चाहते हैं, अच्छी नौकरी मज़े की चाहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में सालों-साल छुट्टी के टाइम पे छुट्टी नहीं मिलना और तमाम सारी ज़रूरतों के मुताबिक अपने घर वालों को देखभाल नहीं कर पाना, ये सब चीज़ें उसमें जुड़ी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जब ये फाइनल इसका स्वरूप आएगा टूर ऑफ ड्यूटी का, तो अच्छा होगा, थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग को देकर के उनके महत्व को समझा जाए, उनके अनुभव को समझा जाए और उसी हिसाब से कम उनका जो सेटलमेंट है वो उनके हाथ में ना रख करके गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को थोड़ा-सा करे, तमाम सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसको फीडर बनाया जाए, इनको ज़रूर वहाँ पे नौकरियों में दूसरी जगह पे इनको ऑब्ज़र्व, मतलब इनको वहाँ पे लगा दिया जाए, जिससे इनके मनोबल पे कोई ट्रेनिंग में घुसते ही पहले चिंता सताने लगे कि 3 साल बाद हम क्या करेंगे? अनिश्चित भविष्य का जो खतरा नज़र आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ये मेरी गुज़ारिश है। और दूसरी चीज़, अगर वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, अगर वो सही तरीके से अपने आप को सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमिकली अपनी चिंताएँ दूर नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार की चिंताएँ नहीं दूर कर पाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड यूथ जो कि ट्रेंड हो चुका है हथियारों से, जो कि तमाम सारी चीज़ें, तमाम गुर जान चुका है, ट्रेनिंग तो देंगे ना आप उसको, ट्रेनिंग देंगे, सिखाएँगे, समझाएँगे, तो उसका फ्रस्ट्रेशन में उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ये हमारे विचार टूर ऑफ ड्यूटी पे भी थे, दोबारा से हम फिर इस पे बात करेंगे, इस पे हमारा मंथन जारी रहेगा, अपने विचार हम देते रहेंगे। नवयुवकों से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि अपने मनोबल को बढ़ाते हुए, जैसी परिस्थितियाँ आएँ, देश की सेवा में आगे रहें, चाहे वो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत हो, चाहे जिस तरह से भी हो, अगर उन्हें इच्छा बना ली कि मैं देश की सेवा करनी है, तो हर हाल में वो सामने आएँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सरकार हमेशा सहानुभूतिपूर्वक रवैया अख्तियार करेगी। खाली पेंशन की बात को लेकर के तमाम सारे किंतु-परंतु नहीं होने चाहिए। चलता आ रहा है, पुराने समय से चलता आ रहा है, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा है तो अभी भी चलेगा। जब हम बाकी लोगों की लुक आफ्टर कर सकते हैं, तमाम सारे जो ज़रूरत पड़ती है तो हम सारी व्यवस्थाएँ कर लेते हैं समाज के लिए, खाने की, पीने की, गैस देने की, दवाइयों की। तो ये तो बहुत छोटा-सा अमाउंट है, बर्डन बढ़ता जा रहा है, बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो खर्चा होता किसे? टैक्स पेयर टैक्स जो दे रहा है, उसमें अपनी सुरक्षा की भी गारंटी चाहता है। तो सुरक्षा की गारंटी, एक मजबूत सेना, एक मजबूत नौजवान, एक निर्भीक नौजवान, मनोबल और उत्साह से भरा हुआ हमारा जवान और हमारे अधिकारी ही उस चीज़ को सुनिश्चित कर पाएँगे। और मैं गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को, अपने नेताओं को मैं पुनः से इस चीज़ के लिए कहना चाह रहा हूँ कि हमें प्रयास करने चाहिए, हमें राहें तलाशनी चाहिए और कहीं भी हम पैसा कम कर सकते हैं, जहाँ कम किया जाना चाहिए और कहीं भी हम मैन पावर की कर्टेल कर सकते हैं, करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो। लेकिन डिफेंस के मामले में ज़रूरत के मुताबिक जो हमारा डिसाइड होता है कि हमें इतनी मैन पावर ग्राउंड में हमेशा ही चाहिए, तो उस पे ज़रूर ध्यान देंगे। ये हमारी सलाह है और हमारा विचार है। जवानों को मैं पुनः उनके मनोबल के लिए, उनकी मेहनत के लिए, जो उन्होंने तैयारी की है पिछले 2 ढाई 3 4 साल में, उनको मौका नहीं मिला आने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद अब अगले 2-3 महीने के बाद में भर्तियाँ शुरू हो रही हैं और उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लें। हमारी पूरी संवेदनाएँ, हमारा पूरा ध्यान और हमारा पूरा विचार उनके लिए है और हर समय हम उनको गाइड करने के लिए उपस्थित रहेंगे। कहीं कोई कन्फ्यूजन में होने की ज़रूरत नहीं, जो होगा वो अच्छा ही होगा। सलाह हम देते रहेंगे और जैसी-जैसी बातें होंगी हम पहुँचाते रहेंगे लोगों तक, जनता तक पहुँचाएँगे, गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे, अधिकारियों तक पहुँचाएँगे और अपने-अपने कंसर्न हम बताते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएँ हमारे जवानों के लिए और हमारी जो इच्छा है, जिसके लिए हम कमिटेड हैं, अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा के लिए हम कमिटेड हैं, उसमें कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपना संबोधन यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप सबको पुनः बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत बधाई कि आप आगे आने वाली भर्तियों में आप भाग लेने जा रहे हैं। ये चर्चाएँ चलती रहेंगी, जब जैसा होगा वो होगा, अच्छा ही होगा। ये हमारा आकलन है, ये हमारी सोच है। जय